हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को फेंकते हैं तो चार्ज पे फोर्स लगता है, या किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं बच्चों कि चूंकि हमारे जो यूनिवर्स में ये है क्या मतलब रिवर्सिबिलिटी है, नहीं रिवर्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस तरह से करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या नहीं। तो इस पर फैराडे ने एक बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सक्सेसफुली बताया कि जब किसी भी कंडक्टिंग लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से एक फ्लक्स चेंज होता है। इस बात को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स का चेंज होना। तो यानी किसी कंडक्टिंग लूप में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट होगा। तो चलिए, मैं सत्येंद्र कुमार ब्यूटीफुल सा चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फैराडे लॉ। तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बताया कि मान लो कि अगर कोई लूप है, मान लेते हैं कोई सर्कुलर लूप है। ठीक है। अब यहां क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक बार मैग्नेट रखते हैं। ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। देखा जाता है कि जब इस मैग्नेट को लूप की तरफ लेके जाते हैं तेजी से, मोशन इधर है, तेजी से लेके जाते हैं, तो देखने को मिलता है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है। तो जब हम इसको इसके नजदीक लेके जाते हैं या इससे दूर लेके जाते हैं, है ना, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, और ये डिफ्लेक्शन ये बताता है कि ये जो मैग्नेट के मूवमेंट के कारण एक इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण यहाँ पर एक करंट देखने को मिल रहा है। गैल्वेनोमीटर का काम है छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करना, मेजर करना। ठीक है। एक बात और देखते हैं कि जब मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तब भी इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन जब मैग्नेट और ये लूप जब रेस्ट में रहता है तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं, फैराडे ने कहा कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगा, तो बच्चों यहाँ गौर करो कि यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे इंटर कर रहा होगा, यहां से फिर ऐसे निकल करके इधर आ रहा होगा, है कि नहीं। साउथ पोल में टर्मिनेट करता है और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में जा रहा है, तो इसको क्रॉस करके जा रहा होगा। जैसे जैसे इस लूप को क्रॉस करके जा रहा होगा, जैसे जैसे ये वायर मैग्नेट इस लूप के नजदीक आएगा, वैसे वैसे इसमें क्या होगा, फील्ड लाइंस बढ़ना शुरू हो जाए, है ना। तो इसमें फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है? तो करंट इसलिए इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इस लूप में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, है ना। इस बात को बोलते हैं लोग फ्लक्स। तो फ्लक्स को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? फाई होता है बी डॉट ए, मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। यानी जो फ्लक्स होगा किसी भी लूप से या किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो फील्ड के स्ट्रेंथ पे, एरिया वेक्टर पे, और बी और ए के बीच के एंगल पे। ठीक है। अगर मान लो कि ये लूप है और ये एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होता है, तो लूप के परपेंडिकुलर इधर हो गया, है ना, हो गया एरिया वेक्टर। अगर फील्ड लाइंस इधर ही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहा, तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। उस समय फाई जो होगा हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, और बी ए कॉस 0 बी ए के बराबर होगा, है ना। तो अगर थीटा 0 रहा तो बी होगा, अगर थीटा 90 डिग्री रहा, यानी कि कोई भी फील्ड लाइंस यहां से नहीं गुजरेगा, फील्ड लाइंस ऐसे चल जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उस केस में फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90 डिग्री, और फ्लक्स हो जाएगा 0। उस समय कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है।
अगर मान लो फील्ड लाइंस ये वेक्टर के अपोजिट हो इस डायरेक्शन में, बी अगर इधर हो जाए तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री यानी माइनस बी ए। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, फ्लक्स मतलब कितना परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस इस सरफेस से गुजर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से, फैराडे ने 2 लॉ दिया, फैराडे ने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के अनुसार से हम बोलते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, है ना। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन ए कंडक्टिंग लूप then there will be induced EMF or and if loop is closed then there will be an induced करंट। तो अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, और अगर ये कंडक्टिंग लूप क्लोज है तो इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगा। ठीक है, यानी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा, अगर इनमें से कोई भी एक रेस्ट में रहे तो क्या फ्लक्स चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। हो सकता है दोनों मोशन में हो, लेकिन सपोज कर लो कि अगर मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर चलना शुरू कर दे ये लूप, और बार मैग्नेट भी 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, तो इनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है क्या, कोई रिलेटिव मोशन यहाँ पर 0 है, भी रिलेटिव जो यहाँ पर 0 है, तब भी आपको इसमें कोई फ्लक्स चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा और इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। यानी कि इसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो समहाउ अगर इसमें फ्लक्स चेंज होता है कंडक्टिंग लूप में तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और वह इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। ये पहला लॉ है फैराडे का। सेकेंड लॉ देखते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ये क्या कहता है, ये इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करता है। बोलता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, ये क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux in the coil। कॉइल में फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। यही बोलता है फैराडे का सेकेंड लॉ। यानी फैराडे का सेकेंड लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पर आएगा माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, ये हो गया। अगर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ लिखिए ई एवरेज, तो ये होगा माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी, और ये इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, माइनस साइन का जो रिलेशन है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन जो लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये हम लोग लेंज रूल से देखेंगे, निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने 2 चीज सीखी कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट होगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सेकेंड लॉ की, तो बोलता है फैराडे कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज के, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज की। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर n हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये किसी एक लूप में है, अगर नंबर ऑफ लूप्स n है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। सिमिलरली एवरेज होगा ई एवरेज, ये होगा माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इस पे एक जल्दी से प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कि कोई किसी लूप में, किसी कंडक्टिंग लूप में फ्लक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, मतलब टाइम के साथ इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बताओ t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकेंड में, और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ बताओ एट t बराबर 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले t बराबर 0 पे फ्लक्स देखते हैं कितना हो जाता है। तो t बराबर 0 पे, एट t बराबर 0 पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स आई 0 हो जाएगा, 0 0 0 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है। अच्छा, यहां पर t बराबर 0 पे 6 वेबर, 5 2 सेकेंड पे कितना होगा, एट t बराबर 2 सेकेंड पे, एट t बराबर 2 सेकेंड पे 5, फाइनल जो होगा हो जाएगा 2 पुट कर इसमें, तो 2 दूना 4 चौके 16, 16 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 6, 6 4 10, 10 और 16 26 वेबर। ठीक है, अब एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, ये एवरेज ये होगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, चेंज इन फ्लक्स बटा टोटल टाइम। तो फ्लक्स कितना से चेंज हुआ, 26 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 0 सेकेंड, हो गया वेबर। ऊपर हो गया 20 बटा 2, कट गया 10 बार में, यानी इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ 10 वोल्ट। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ हुआ 10 वोल्ट। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ई इंस्टेंट कितना हो जाएगा, ये होता है डी फाइव बाई डी टी। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, हम इंस्टेंटेनियस या एवरेज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो 4 2 जा 8 t प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 6 का कांस्टेंट है 0। तो इंड्यूस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आया 8t प्लस 2। अब ये किसी भी टाइम पे बता रहा है कि अगर किसी भी टाइम पर t यहाँ पर किसी भी टाइम पर हमको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है। अब पर्टिकुलर टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे देख लेते हैं। एट t बराबर 2 सेकेंड पर ई इंस्टेंट जो होगा 8 इंटू 2 प्लस 2, 16 2 18 वोल्ट। ये हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंज रूल की बात करेंगे, डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।